प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उदय शंकर भट्ट का एकांकी आत्मदान। सबसे पहले मैं बात इस बात से शुरू करता हूं कि यह एक बहुत ही खराब एकांकी है। तो मैंने सबसे पहले बम गिरा दिया है। अब मैं इसके कारण बताने की कोशिश करूंगा कि यह खराब एकांकी क्यों है। हम एकांकी पढ़ना शुरू करें इससे पहले मैं थोड़ी सी बात उदय शंकर भट्ट के बारे में कर लूँ। उदय शंकर भट्ट उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे 1898 ईस्वी में। पहले उनका जीवन का काफ़ी हिस्सा लाहौर में बीता। वे लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाते थे। आज़ादी के बाद वे लाहौर से पाकिस्तान से भारत आ गए और भारत आने के बाद वो आकाशवाणी में काम करने लगे। आकाशवाणी में स्थानांतरित होते हुए अलग अलग शहरों में रहे। 1966 में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने एकांकी बहुत सारे लिखे। उनके कुछ प्रमुख एकांकियों के नाम हैं अभिनव एकांकी, आदिम युग, समस्या का अंत, अंधकार और प्रकाश और आज का आदमी। ये परीक्षा की दृष्टि से आप याद कर लें। वैसे उन्हें सबसे ज़्यादा एक उपन्यास के लिए जाना जाता है जिसका नाम था सागर, लहरें और मनुष्य। यह एक उपन्यास, उनका एक चर्चित उपन्यास है। तो मैंने जैसा कहा यह एक बहुत ख़राब एकांकी है। ये एकांकी ख़राब क्यों है इसके बारे में बात करने, इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा बहुत एकांकी की कथा वस्तु के बारे में आपसे बात कर लूँ। यह एकांकी विश्वेश्वर और सरला के बारे में है। विश्वेश्वर और सरला पति पत्नी हैं। एक रईस आदमी है विश्वेश्वर, उनकी पढ़ी लिखी पत्नी है सरला। और एकांकी यह स्थापित करने की कोशिश करता है कि सरला का पढ़े लिखे होना ही सारी समस्याओं की जड़ है। इनका दाम्पत्य जो बहुत ज़्यादा उथल पुथल का सामना कर रहा है, जिसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके पीछे जो मुख्य कारण है उनमें से एक कारण है सरला का पढ़ा लिखा होना। ये व्यंग्य की तरह बीच में एक संवाद भी आता है कि मैं तो बीए पास भी नहीं हूँ, तुम तो बीए पास हो जा, विश्वेश्वर कहता है। तो हम बात कर रहे हैं एकांकी आत्मदान के बारे में। जो शुरू होता है तब विश्वेश्वर जो हमारी इस एकांकी के नायक हैं वो मयूरी के साथ है। मयूरी एक डांसर है जो उनके घर में आई हुई है। मयूरी के साथ में कुछ बात कर रहे हैं, कुछ प्रेमालाप कर रहे हैं, तुम आई नहीं, तुम ये वो। और उतने में सरला आती है। सरला आकर के थोड़ी नाराज सी होती है कि ये डांसर इस घर में क्यों आई है। और जब वो कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और वगैरह वगैरह, तब उस समय विश्वेश्वर जो संवाद बोलते हैं उसमें से एक हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तुमने अपने आप ही तो यह रास्ता बनाया है। जब मैंने तुम्हें क्लब जाने से रोका तब तुमने क्यों कहा कि एक पढ़ी लिखी स्त्री बंधकर नहीं रह सकती। जब मैंने तुम्हें रैकेट लेकर टेनिस खेलने से रोका तब तुमने क्यों मेरे सामने नारी के महत्व पर एक लंबा व्याख्यान दे डाला। 2 दिन तक खाना न खाया। जब तुम्हें मिस्टर माथुर के साथ टेनिस खेलने में कोई आपत्ति नहीं है तब मयूरी के साथ एकांत में मेरे बैठने पर तुम्हें आपत्ति क्यों होनी चाहिए। यानी कि चूंकि सरला ने विश्वेश्वर बाबू को के सामने अपनी स्वतंत्रता दिखाई, टेनिस खेलने के लिए क्लब में जाने की कोशिश की और गई, तो इसके जवाब में विश्वेश्वर बाबू भी अब अपनी स्वतंत्रता दिखा रहे हैं। जब तुम स्वतंत्र हो तो मैं भी स्वतंत्र हूँ। स्त्री ने अपनी स्वतंत्रता को पाने की कोशिश की, इससे दाम्पत्य में सारी समस्याएं पैदा हुई। यह एकांकी यह रखने की कोशिश करता है। इसके जवाब में वो कहती भी है कि तुम चाहते क्या हो कि जब तुम घर में आओ तो मैं तुम्हारे जूते उतारूं, तुम्हारे जूते के फीते खोलूं, तुम्हारे कपड़े टांगूं, तुम्हें पंखा करूं, वगैरह वगैरह। तो ये दोनों के बीच में स्वतंत्रता के प्रश्न को लेकर के बहुत सारी बहस आप देखते हैं। बाद में दोनों की लड़ाई होती है, वो निकल जाता है विश्वेश्वर वहाँ से। फिर उसके बाद में मिस्टर खन्ना आते हैं, मिस्टर माथुर आते हैं। मैं एक और संवाद पढ़ रहा हूँ विश्वेश्वर का, जिससे आपको मिस्टर माथुर कौन है पता लगेगा। मैं तुमसे कब पूछता हूं कि तुम क्लब क्यों जाती हो, मिस्टर माथुर के साथ टेनिस क्यों खेलती हो, दिन दिन भर सखियों सहेलियों में क्यों घूमती फिरती हो। मैं कहता हूं फिर तुम मुझे कैसे रोक सकती हो, जाओ अपना काम करो। तो चूंकि वो स्वतंत्र है इसलिए इसके जवाब में विश्वेश्वर भी अपने मन की मर्जी करने लगा है। दोनों उच्छृंखल जीवन जी रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, वो एकांकी दोनों की स्वतंत्रता को या मुख्य रूप से सरला की स्वतंत्रता को इसका कारण बताने की कोशिश कर रहा है। तो फिर इसके बाद एकांकी में मिस्टर माथुर आते हैं। मिस्टर माथुर जिनका जिक्र अभी एकांकी में विश्वेश्वर के संवाद में आया था। मिस्टर माथुर आके पूछते हैं कि भाई तुम क्लब क्यों नहीं आई, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, वगैरह वगैरह। वो ये भी कहते हैं कि मुझे शिमला जाने के लिए टूर का एक मौका मिल रहा है तो तुम भी मेरे साथ चलो। जिस समय
मिस्टर माथुर और सरला की बातचीत चल रही है। ठीक उसी समय विश्वेश्वर कमरे में अचानक घुसता है, ठीक वैसे ही जैसे पहले मयूरी के साथ जब विश्वेश्वर की बात चल रही थी तब सरला अचानक घुसी थी। फिर दोनों पति पत्नी की लड़ाई होती है और लड़ाई के बाद फिर गुस्से में आकर के विश्वेश्वर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद इस एकांकी में आगमन होता है सुषमा का। सुषमा इस एकांकी की आदर्श नायिका है। सुषमा वो पात्र है जो लेखक के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। सुषमा वो पात्र है, सुषमा सरला की वो सहेली है जो आकर के सरला को समझाती है कि उसके जीवन में गड़बड़ क्या है, और वह एक तरह से सरला के सामने ये बात रखने की कोशिश करती है कि सरला का स्वतंत्र होना, सरला का अपने अधिकारों की बात करना और सरला का अपने पति के सामने समर्पित न होना ही समस्याओं की जड़ है। मैं सरला सुषमा के दो या तीन संवाद आपके सामने पढ़ के बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एकांकीकार उदय शंकर भट्ट स्त्री स्वतंत्रता के बारे में या दाम्पत्य में स्त्री की भूमिका के बारे में क्या सोचते हैं। सुनिए, सुषमा का संवाद सुनिए। इस झगड़े में दो बातें हैं। एक तो तुम्हारा पढ़े लिखे होने का अभिमान, वह पहले भी था, अब झगड़े के कारण उग्र हो गया है। दूसरा, आत्मसमर्पण का अभाव। प्रेम समर्पण चाहता है। समर्पण में केवल आत्मदान ही नहीं, इच्छा गति भी है। तुम अपने पति को वह नहीं दे सकी जो वह चाहते थे। तुम्हारा पढ़ा लिखा होना, सुंदर होना गौण है, वहां तो केवल समर्पण चाहिए। यानी सुषमा के हिसाब से, और ये कहा जाए कि उदय शंकर भट्ट के हिसाब से, स्त्री पुरुष का विवाह संबंध तब टेकेगा जब स्त्री पुरुष के प्रति या अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएगी। उसका पढ़ा लिखा होना उसके समर्पित होने में एक बाधा है, इसलिए बुरी चीज है। एक और सुनिए, एक और संवाद सुषमा का जो सरला को समझाती है। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी प्रिय वस्तु को सुरक्षित रखना चाहता है, केवल अपना अधिकार चाहता है। तुम्हें वह अधिकार उन्हें दे देना चाहिए, तब तुम उन पर अधिकार कर सकती थी, मयूरी से उन्हें दूर कर सकती थी। केवल यही उपाय है। यानी मयूरी के पास विश्वेश्वर इसलिए गया क्योंकि सरला ने अपना अधिकार मांगा। स्त्री अगर अपना अधिकार मांगेगी तो अपने पति को खो बैठेगी। ये सुषमा के वक्तव्य का एक सरल अर्थ निकल रहा है। और एक और, अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि साहब दाम्पत्य में अगर समर्पण बड़ी चीज है, अगर आत्मदान बड़ी चीज है, तो ये आत्मदान स्त्री ही क्यों करे, पुरुष क्यों न करे? तो इसका भी एक जवाब एकांकीकार ने दिया है। मैं वो हिस्सा आपके सामने पढ़ता हूं। सुषमा इसका भी जवाब देती है, सुनिए। इसलिए कि पुरुष आर्थिक तथा सामाजिक पहलू से पहले से ही मजबूत चला आ रहा है। पुरुष कमाता है, स्त्री खर्च करती है, वधू को वर अपने घर लाता है, वधू के घर वह नहीं रहता। यदि वधू के घर रहता और स्त्री कमाती तो उसे आत्मदान ग्रहण करने का पहले अधिकार होता। आप ये पूछ सकते हैं कि अगर ये इतना खराब एकांकी है तो इसे हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में क्यों रखा गया है? दोस्तों, मेरा मानना ये है कि हमारे साहित्यिक इतिहास की परंपरा में बहुत सारा साहित्य है, बहुत सारा उल्लेखनीय साहित्य है। उसमें बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ बुरा भी है। हमें दोनों पक्षों को जानना चाहिए। साहित्य के विद्यार्थी के रूप में आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अच्छे साहित्य को अच्छा कहते हैं तो बुरे साहित्य को बुरा कहने का साहस भी आप में होना चाहिए। और यदि आप बुरे साहित्य की बुराई को चिन्हित कर सकें कि इसमें क्या गलती है, तो आप एक अच्छे साहित्य के पाठक होने का अपना दायित्व पूरा करते हैं। इसलिए किसी रचना का कमतर होना उसे पाठ्यक्रम में अप्रासंगिक नहीं बनाता है। हमें उसे उस तरह से पढ़ना चाहिए। हमारी आज़ादी की लड़ाई के दौर से लेकर के आज तक के दौर में, जो खास तौर पे मैं औपनिवेशिक काल के साहित्य की बात कर रहा हूँ, जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान लिखा गया, उस दौर के साहित्य में आपको बहुत सारा साहित्य ऐसा मिलेगा जो स्त्री प्रश्नों पर बहुत समस्या मूलक है। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूँ। एक इतिहासकार हुई हैं वसुधा डालमिया। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर बहुत गहरा काम किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर उनकी किताब है, उनकी बाला बोधिनी पत्रिका का अध्ययन उन्होंने किया है। कुछ ही वर्ष पहले वह किताब आई है। बाला बोधिनी पत्रिका का अध्ययन करके वसुधा डालमिया ने बताया है कि भारतेंदु स्त्रियों के लेकर के उन्होंने बाला बोधिनी पत्रिका निकाली थी। उस पत्रिका के माध्यम से भारतेंदु स्त्री शिक्षा को एक बहुत सीमित अर्थ में देखते थे। वह स्त्रियों की भूमिका को उनके पारिवारिक भूमिका से आगे देख पाने के लिए हिमायती नहीं थे। भारतेंदु में बहुत सारी महानताएं थी और कुछ कमियां थी, तो उन पे भी हमें बात करनी चाहिए। ठीक इसी तरह से एक और बड़ी इतिहासकार हुई हैं चारू गुप्ता। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास की प्राध्यापक हैं। चारू गुप्ता ने 20वीं शताब्दी के 1920 से 1940 तक के हिंदी साहित्य का अध्ययन करके दिखाने की कोशिश की है कि कैसे हमारे हिंदी के साहित्यकार स्त्री स्वतंत्रता के प्रश्नों को लेकर के बहुत चिंतित थे। उन्हें स्त्री स्वतंत्रता, अपने अधिकारों में हस्तक्षेप नजर आती थी। यदि आप
इससे पहले के दौर में भी देखें, यदि आप सहवास की आयु को बढ़ाने को लेकर के प्रश्न को लेकर के अंग्रेजों के साथ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बहस को देखें, सहवास की आयु यानी एज ऑफ कंसेंट, जो पहले आप गूगल कीजिएगा एक नाम, फूलमणि मैं बता रहा हूँ। फूलमणि एक बालिका थी 10 वर्ष की, जिसका एक वयस्क पति था। 10 वर्ष की उम्र में उसके वयस्क पति ने उसके साथ जबरन सहवास करने की कोशिश की। आप जानते हैं आज तो 18 वर्ष है बालिकाओं की विवाह की आयु, क्योंकि आज हम ये बात समझते हैं कि बालिकाओं का शरीर उन शादी और शादी की जिम्मेदारियों को उठाने के लायक इससे पहले नहीं होता है। लेकिन पहले यह समझ जब नहीं थी तो बाल विवाह होते थे। तो 10 वर्ष की उस बच्ची के साथ जब उसके पति ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो क्षत हो गया उसका शरीर और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद समाज सुधार का एक लंबा आंदोलन चला, स्त्रियों की सहवास की आयु बढ़ाई जाए। अंग्रेजों ने इस मांग को मानते हुए 10 से 12 वर्ष कर दिया सहवास की आयु को बढ़ाकर। इसके जवाब में भारत के अनेक स्वतंत्रता सेनानी उठ के खड़ा हो गए। उन्हें लगा कि यह हमारे निजी सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इसमें बड़े बड़े हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल थे। उदाहरण के लिए लोकमान्य तिलक सहवास की आयु बढ़ाए जाने के खिलाफ थे। तो इस प्रकार का इतिहास भी है। दूसरी ओर महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं, जिन्होंने स्त्रियों को स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा में लाया। स्त्रियों को इतना साहस दिया कि वो शराब की दुकान के बाहर जाकर पिकेटिंग करके अपने पतियों और पुरुषों को रोकें, शराब नामक बुराई से दूर रखें। अगर एक और उसमें ऐसे लेखक थे जो स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी जैसे नाटक और उपन्यास लिख करके स्त्री स्वतंत्रता के खिलाफ अभियान चला रहे थे, तो दूसरी ओर सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा जैसी लेखिकाएं भी थी। प्रेमचंद जैसे महान लेखक भी हमारे यहाँ ही हुए हैं, जिन्होंने गोदान उपन्यास में मालती जैसी आधुनिक पढ़ी लिखी स्वतंत्र महिला का एक तेजस्वी चरित्र गढ़ा। तो इस प्रकार हमारे लेखन में, हमारे हिंदी साहित्य के लेखन में आपको एक और पितृसत्ता के समर्थक, उसको बनाए रखने की कोशिश करने वाले, तो दूसरी ओर पितृसत्ता से लोहा लेने वाले, स्त्री स्वतंत्रता के प्रश्नों को उठाने वाले, बहुत दोनों तरह की धाराएं मिलती हैं। उनके बीच का संघर्ष देखने को मिलता है। उसी से निकल करके आज का हमारा दौर आता है। उसके अंदर पंडिता रमाबाई और रखमाबाई जैसी महान स्त्रियां भी देखने को मिलती हैं। रखमाबाई का नाम आप गूगल करके देखिएगा। एक बालिका के रूप में जब छोटी बच्ची थी तो रखमाबाई का विवाह हो गया था। बाद में उनके पति के साथ उन्होंने रहने से इनकार किया, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जीती। उसके बाद वो पढ़ाई उन्होंने जारी रखी, विदेश जाकर के डॉक्टरी की पढ़ाई हासिल की और एक महान महिला के रूप में अपना नाम कमाया। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आपको दोनों तरह के चेहरे देखने को मिलते हैं। ये हमारे ऊपर हम क्या ग्रहण करें। यह एकांकी एक पितृसत्ता की पुकार है, एक आर्थ पुकार है कि भारतीय विवाह संस्था को बचाए रखने के लिए चाहिए कि स्त्रियां पुरुषों की दासी बनकर के रहें। स्त्रियां पुरुषों की दासी नहीं है और पुरुष स्त्रियों के स्वामी नहीं है। विवाह नाम की संस्था में कोई किसी का अनुचर नहीं है, कोई किसी का पथ प्रदर्शक नहीं है। वे दोनों एक दूसरे के साथी हैं, वे एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों मिलकर के साथ चलते हैं तब विवाह नामक संस्था सफल होती है। यह एकांकी एक गलत दृष्टिकोण पेश करता है, जिसको कि आज 21वीं शताब्दी में हम सब समझ सकते हैं कि उसकी क्या गलती है। और आज मेरे विद्यार्थी, जिनमें आप जितने लड़के हैं उससे ज़्यादा लड़कियां हैं, आज लड़कियां पढ़ लिख करके समाज के हर हिस्से में अपना नाम कमा रही हैं, पुरुषों से आगे कई क्षेत्रों में निकली हैं। और समाज का कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें लड़कियों ने नाम कमाया हो। तब यह एकांकी जो स्त्री को पुरुष की दासी और सहचरी बनने की बात कहता है, यह एक पिछड़ी सोच का परिचायक है। इससे हमें जितना जल्दी हो सके इस सोच से मुक्ति पाने की ज़रूरत है। और हम तो उस देश के निवासी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहले जिन देशों में महिला राष्ट्र प्रमुख हुई और दक्षिण एशियाई देश इसमें सबसे आगे निकले और हमने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। तो स्त्री स्वतंत्रता का प्रश्न एक मुख्य प्रश्न है जिसपे कि यह एकांकी पिछड़ा और खराब दिखाई देता है। मैं इस एकांकी को खराब सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये इसका विचार पुराना है और यह विचार मेरे विचार से मेल नहीं खाता है। यह एकांकी खराब इसलिए भी है क्योंकि एकांकी के जो तत्व होते हैं उसके आधार पर भी एकांकी खराब है। क्योंकि इस एकांकी में आगे सुषमा के समझाने के बाद विश्वेश्वर जब लौट के आते हैं तो विश्वेश्वर का हृदय अचानक परिवर्तित कैसे होता है। विश्वेश्वर का हृदय तब परिवर्तित होता है जब वो अचानक पाते हैं कि उनका पर्स बटुआ और जरूरी सामान गायब हो गया है। और तब उन्हें समझ में आता है कि मयूरी तो धोखेबाज है। और तब उनको मयूरी की असलियत समझ में आती है और अपनी पत्नी सरला की महानता और उसका त्याग समझ में आता है।
उपन्यास, नाटक या कहानी या उपन्यास या एकांकी अगर संयोग तत्व पर टिके होते हैं तो वे कमजोर होते हैं। एक अचानक एक संयोग हुआ जिससे कहानी का, एकांकी का हल निकल गया। यदि यह संयोग न होता, यदि यह चोरी की घटना न होती, तो विश्वेश्वर का मन कैसे बदलता? नहीं बदलता। और सरला अपनी सखी सुषमा के समझाने के बाद अपने पति की दासी बनकर ये इंतजार करती रहती कि एक दिन उसके पति विश्वेश्वर को उसकी महानता, उसका त्याग, उसका बलिदान समझ में आएगा। दरअसल नहीं समझ में आता। तो यह एकांकी हर दृष्टि से खराब एकांकी है। यह एकांकी स्त्री की कमतर हैसियत को हमारे सामने रखने की कोशिश करता है, जो कि 21वीं शताब्दी में एक बहुत ही पुराना विचार है। शुक्रिया।